नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 5वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे और 5वें अध्याय की मैंने आपकी एक क्लास ली है और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपको उद्योगों के प्रकार का वर्णन करने के बाद में आगे की क्लास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इधर देखो। अपन उद्योगों के प्रकार के बारे में देख रहे थे, तो सबसे पहले उद्योगों के प्रकार का चार्ट बना लेते हैं। उद्योगों के प्रकार। आप चार्ट ये मेरे साथ साथ में बना सकते हैं, क्योंकि आपके भी नोटबुक में ये बना हुआ होगा, तो आपको अच्छी तरीके से चीजें सारी समझ में आएगी। ठीक है। उसके बाद में उद्योगों के प्रकार के अंदर अपन ने मुख्यतः 3 प्रकार के उद्योग देखे थे। ठीक है ना। 3 प्रकार के कौन कौन से उद्योग देखे थे, तो देखो। सबसे पहले देखा था अपन ने कच्चा माल आधारित। उसके बाद में अपन ने देखा था आकार के आधार पर। आकार आधारित, और उसके बाद में अपन ने देखा था स्वामित्व के आधार। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। ओके। अब आपको इसके नीचे एक एक करके समझना है। सबसे पहले अपन बात करें आपके कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर बहुत सारे इसके भाग बनाए गए हैं, तो मैं टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। हम्म। हाँ। तो कच्चे माल के आधार पर आप ये साथ साथ में अपनी जो नोटबुक है ना, उसको आड़ा करके उसके साथ में बढ़ा दी। कच्चे माल के आधार पर सबसे पहले जो अपना था वो था कृषि आधारित। कृषि आधारित। कृषि आधारित में कौन कौन से हैं, तो अपना था खाद, खाद्य संसाधन। ठीक है। और उसके बाद में है वनस्पति, वनस्पति तेल। और वनस्पति तेल के बाद में था सूती वस्त्र। और उसके बाद में एक और था डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन। ठीक है। कृषि आधारित के बाद में अपना था खनिज। खनिज आधारित। और खनिज आधारित के अंदर अपन ने देखा था लौह अयस्क। इसमें है आपका लौह अयस्क। और आपका हो जाएगा भारी मशीन, भारी मशीन निर्माण वाला। और हो जाएगा आपके रेल के डिब्बे। उसके बाद में आपका है समुद्र आधारित। ठीक है ना। इसी के अंदर अगर अपन बात करें, तो आपका हो जाएगा समुद्र आधारित। है ना। अब समुद्र आधारित के अंदर कौन कौन से हैं, तो समुद्र आधारित के अंदर आपके है कच्चा तेल और मछली पालन। एक और बाकी रह गया अपने वन आधारित। ठीक है। और वन आधारित के अंदर लिख दीजिए आप कागज,
कागज उद्योग, और क्या चीज थी, औषधि यानी जो जड़ी बूटियां होती है वो वाला औषधि, और फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं ना, ये हो गया। तो ये अपन ने कच्चा माल आधारित जो उद्योग थे अपने, वो तो अपन ने पूरे देख लिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे आकार के आधार पर। तो देखो प्यारे बच्चों, आकार के आधार पर अपने यहाँ पे जो उद्योग है आकार के आधार पर, वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? लघु उद्योग और बृहत उद्योग। देखो, लघु उद्योग के अंदर कौन से आएंगे? लघु उद्योग के अंदर आएगा आपके घरेलू कुटीर उद्योग, और वृहत उद्योग के अंदर आएगा आपका ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, मोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल और मशीनरी वगैरह जो होती है वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। और उसके बाद में आपका स्वामित्व के आधार पर है। तो स्वामित्व के आधार पर अपन उद्योगों की बात करें तो आपके स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग थे। कौन कौन से थे वो अभी अपन यहाँ देखें। पहला ही पहला जो था वो था आपका निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। और उसके बाद में आपका जो था वो था सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बाद में आपका था संयुक्त क्षेत्र। ठीक है ना, क्या था? संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, और लास्ट अगर अपन ने एक और देखा था वो था सहकारी क्षेत्र। ये डायग्राम आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को धीरे धीरे चला करके ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हैं। और वापस अपन चल रहे थे जहां अपनी लास्ट की क्लास एंड हुई थी। ओके, लास्ट की क्लास में मैंने आपको उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले सारे कारक बता दिए थे। अब पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, औद्योगिक तंत्र की बात करने वाले हैं। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगी सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, औद्योगिक तंत्र के बारे में देखो। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और उसे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह एक उत्पादन है। तो औद्योगिक तंत्र वाला ये जो लाइनें हैं बस ये यही बताने का प्रयास कर रही है कि भाई भी कोई भी आपके उत्पाद बनता है उस उत्पाद के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज का योगदान होता है, हर एक वस्तु का योगदान होता है, हर एक श्रम करने वाले व्यक्ति का योगदान होता है, या फिर हर एक छोटी से छोटी इकाई का योगदान होता है। और इसी चीज को बोलते हैं तंत्र, यानी एक जाल बोल। ठीक है, अब देखो औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और समुद्री पत्तों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हो।
अब देखो औद्योगिक प्रदेश का मतलब ये हो गया कि औद्योगिक क्षेत्र अधिकतर कहाँ मतलब विकसित होते हैं, भाई वहीं विकसित होंगे जहां उनके जो आवश्यक तत्व है वो उनको वहां पे मिल जाए। जैसे इसने बताया है कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है वो पूर्वी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, मध्य यूरोप में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है और पूर्वी एशिया में स्थित है। और अधिकांश प्रदेश जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में है और समुद्र पत्तनों के समीप स्थित है। और कोयला क्षेत्र, क्योंकि कोयले से तो बिजली मिल जाती है, समुद्र से व्यापार हो सकता है और शीतोष्ण कटिबंधीय हो उनके अनुकूल है। ठीक है। जैसे आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि विश्व की औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये औद्योगिक प्रदेश है। जैसे अपने भारत की बात करें तो आपको भारत के अंदर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा, ये देखो ये चीज दिख रही है, ये औद्योगिक प्रदेश है, उसके बाद में ये औद्योगिक प्रदेश है। देखो यहाँ पे ये जो चीज है समुद्र के किनारे स्थित है। और यहाँ ऊपर बात करें तो यहाँ पे हिमालय घाटी है और यहाँ से अपने को कोयला प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपना चेन्नई दिख रहा है, यहाँ पे भी औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है। और अगर बात करें ऊपर वापस इसकी एशिया महाद्वीप की, तो देखो पूर्व में, एशिया के पूर्व में देखो ये यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मैप को देख सकते हैं। ओके। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है। जैसे देखो भारत में औद्योगिक प्रदेश कौन से है, मुंबई, पुणे, समूह। ठीक है। फिर बेंगलोर, फिर तमिलनाडु प्रदेश, फिर हुगली प्रदेश, फिर अहमदाबाद का वडोदरा प्रदेश, फिर छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव जो दिल्ली मेरठ में आपका औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये अपने भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अब है औद्योगिक विपदा, ये क्या चीज है इसको समझते हैं। देखो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। देखो अब ये इतने सारे उद्योग लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन इन उद्योगों के अंदर भी सबसे बड़ी दिक्कत सामना ये होता है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। अब ये दुर्घटना होती है तकनीकी फेल होने की वजह से। जैसे वहां पे सारी मशीनरी लगी हुई होती है और मशीन कोई अचानक से खराब हो जाती है तो विपदा आ सकती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उद्योगों में कोई दुर्घटना होती है उसका कारण है तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ। ठीक है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12 बजे, यानी 12:30 बजे, देखो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। ये औद्योगिक दुर्घटना जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादकों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कब की बात है, 3 दिसंबर 1984 को। ये यहाँ पे कीटनाशी कारखाना था और यहाँ से खतरनाक गैस रिसाव हुई थी। और इस गैस रिसाव के कारण 1979 के 89 में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि इस त्रासदी से लगभग 35,598 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है। 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हुई तथा 9,000 लोग दुर्घटना में चले गए थे। और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मारे गए और वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और गैस फेफड़े जो है वो सक्रिय हो गए। तो ये 2005 के अंदर चीन के अंदर गैस की त्रासदी हुई थी और ये व्यक्ति देखो इनको लेके भाग रहा है। गाओ कायो में बचाव अभियान के। ठीक है। उसके बाद में जोखिम कम करने के उपाय, कहीं पे भी इस तरीके की कोई आपदा वगैरह हो जाती है तो इसके करने के उपाय क्या क्या है वो सोचिए। घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है वो ज्यादा जनसंख्या वाली सिटी के पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए।
उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री विषैले पदार्थों की है और वहाँ आस-पास रहने वाले लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं हो या फिर से बचाव से संबंधित उसको जानकारी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद में आग की चेतावनी और शमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। बिल्कुल फायर ब्रिगेड की जो ट्रेन है, बसें वगैरह है, वो सही तरीके से होनी चाहिए। और विषैले पदार्थों के भंडारण में क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जो भी पदार्थ बनाया जा रहा है उसके भंडारण में क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो फालतू कहीं गिरता रहे और फिर आग पकड़ ले। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए और उद्योगों के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसको थोड़ा सही किया जाना चाहिए। आगे है प्रमुख उद्योगों का वितरण ताक बढ़ाएं। ओके, उद्योगों का वितरण है वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आज मैं क्लास के अंदर पानी लेके नहीं बैठा हूँ और पानी लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा रूम से। तो अपनी क्लास को अपन यही एंड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपनी अपनी पूरी क्लास को। ठीक है? अगर चैनल के ऊपर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसका लिंक ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक